हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो सब वेलकम टू आयाम एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 की नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहला प्यारा सुंदर सा टॉपिक चैप्टर यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज एंड फील्ड, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे करके अपन अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और क्या कर देंगे, इस चैप्टर को, इस यूनिट को अच्छे से जेई लेवल पर कंप्लीट करेंगे। और इस टॉपिक के बाद जितने भी मेरे से पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको करा दूंगा। जेई के भी एज वेल एज मेडिकल और बोर्ड्स के भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए होंगे वो भी मैं अलग से लेक्चर बना के करा दूंगा। तो आप इस वीडियोस को लगातार देखेंगे तो बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हमारा जो यूनिट स्टार्ट होगा बेटा, यूनिट स्टार्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि सर अब हम जब क्लास 12th में एंटर करें तो हमें चार्ज के बारे में अब स्टडी करनी पड़ेगी, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, चार्ज दूसरे चार्ज पे कैसा इफेक्ट डालता है उसके बारे में हमें स्टडी करनी पड़ेगी। ये सब के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। क्लास 10th में भी हमने जबकि स्टडी करा था, लेकिन दैट इज अ करंट। अब हम स्टडी करेंगे बेटा चार्ज के बारे में। वहां पे हमने फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी करा था कि चार्ज हमारा क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था, वहां पे तो करंट बन रहा था। यहाँ पे चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारी इलेक्ट्रिक करंट होगी, उसमें हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे करंट के बारे में, जब जब चार्ज हमारा फ्लो होगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज तो समझ में आ रहा है, इसकी फील्ड हमें समझ में आ रही है। ये फील्ड का मतलब क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। क्या ये फील्ड वो मैच खेलने वाला फील्ड है क्या, जहां पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं? नहीं नहीं, वो फील्ड नहीं है। ये वो फील्ड है जहां पे चार्ज कुछ ऐसा करेगा जिसके कारण दूसरे चार्ज पे इफेक्ट आएगा, एक इलाका बनाएगा। जैसे कुत्तों का इलाका होता है ना अपनी जगह पे, उस जगह पे कोई जाता नहीं, नहीं तो वो काट लेते हैं। वैसे चार्ज भी क्या करेगा, एक इलाका बनाएगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा अपने चारों ओर। उस फील्ड में कोई भी चूहा चार्ज जाएगा ना तो उस पे क्या होगा, कुछ इफेक्ट आएगा। क्या इफेक्ट आएगा, क्या होता है फील्ड, सब डिटेल्ड में स्टडी करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट्स है वो स्टडी करेंगे। तो पॉइंट्स में बेटा इंट्रोडक्शन में हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देखेंगे। जनरली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही हमारा यूनिट है, बड़ा सा यूनिट है। चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वे टू चार्ज, Coulomb's law in a vector form, difference between electrostatic force and gravitational force और limitations of Coulomb's law। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में अब स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो आपको पता है कि बेटा चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। पहले मैं यहां लिखता हूं, चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये इंट्रिंसिक क्या होता है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सर ये इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? तो जो इंट्रिंसिक का मतलब होता है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि बेटा विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ये इसको हम फर्दर क्या नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज को, चार्ज का सिंबल क्या होता है आपको पता ही है, ये सब बहुत बेसिक है। चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू से हम डिनोट करते हैं और कैपिटल क्यू से भी हम लोग क्या करेंगे, से डिनोट करेंगे। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। क्या होती है इसकी यूनिट, कूलम होती है। ठीक है, इसकी यूनिट कूलम होती है। ठीक है, अब एक दिमाग में रखना कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, लेकिन मास जरूरी नहीं कि चार्ज के साथ आए। चार्ज हमेशा मास के साथ आएगा। चार्ज यहां पे हम नोट करके लिख रहे हैं कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, ऑलवेज कम्स विद मास, बट वाइस वर्सा इज नॉट नेसेसरी कि
चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, लेकिन जरूरी नहीं है कि बेटा मास आपका किसके साथ आए, चार्ज के साथ आए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चार्ज के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं कि दूसरा क्या है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पता चल रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है आपका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपका क्या होता है। तो आपको पता है कि कंजर्वेशन का मतलब ही पता है कि व्हाट इज कंजर्वेशन सर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने क्लास 9th या 11th में पढ़ा होगा कि कैन चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज क्या होता है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमेशा कैसे होते हैं बेटा, कांस्टेंट होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। दिमाग में रखना कि हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन, सिंपल सी चार्ज को कुछ है नहीं इसमें। बात करते हैं नेक्स्ट बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इंपॉर्टेंट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन अ फिक्स्ड मास। क्वांटाइजेशन क्या होता है बेटा कि एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन अ फिक्स्ड मास, मतलब कि जो चार्ज हम कहीं से उठा रहे हैं या चार्ज हम किसी को दे रहे हैं वो फिक्स्ड इंटीजर में देंगे, फिक्स्ड मास में देंगे। मान के चलो मेरे बगल में, मेरे सामने एक दोस्त खड़ा है मेरा, एक बंदा खड़ा है मेरा, वो चार्ज्ड है पूरी तरह से, कैसा है वो, चार्ज्ड है, ठीक है। हमने कहा कि भाई मुझे चार्ज दे दो, मेरे पास चार्ज की कमी है क्या, भाई ठीक है हमसे तुम क्या कर लो, चार्ज ले लो। हमने कहा कि तुम हमको एक काम करो, मुझे 1.5 चार्ज दे दो। कहा कि वो मैं नहीं दे पाऊंगा, वो मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं तुम्हें जो चार्ज दूंगा वो फिक्स्ड मास में दूंगा या फिक्स्ड इंटीजर में दूंगा। तुम हमसे एक चार्ज मांग लो मैं दे दूंगा, तुम हमसे दो चार्ज मांग लो मैं दे दूंगा, मैं तुमसे एक चार्ज मांगूंगा मैं ले लूंगा। तो मतलब कि चार्ज हमेशा जो ट्रांसफर होंगे वो हमेशा फिक्स्ड इंटीजर में हो सकते हैं या ले सकते हैं हम फिक्स्ड इंटीजर में। मतलब हम उसे एक चार्ज ले लेंगे, दो चार्ज ले लेंगे, तीन चार्ज ले लेंगे, लेकिन ढाई चार्ज 2.5 चार्ज नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन अ फिक्स्ड मास। यहां पे मैं लिख रहा हूं, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन अ फिक्स्ड मास। अब फिक्स्ड मास, अब आपको पता है कि Q इज इक्वल टू चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू जितना हमने चार्ज लिया प्लस माइनस एनी नंबर ऑफ, ये क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ चार्ज, कितना हमने इस पे चार्ज दिया। और ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, दैट इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, हमने उससे कितना चार्ज ले लिया, 2, तो 2E। हमने उसको कितना चार्ज ले लिया, कितना चार्ज दे दिया, 2, तो मेरे पास चार्ज की कमी हो जाएगी तो -2E, उसके पास चार्ज की एफिशिएंसी हो जाएगी। तो जब क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है बेटा कि कोई भी चीज हम क्या करते हैं, फिक्स्ड मास में लेते हैं। दो ले लिया, तीन ले लिया, ढाई नहीं लेना है, 3.5 नहीं लेना है, डेढ़ नहीं लेना है, मतलब पॉइंट में हमको नहीं लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये इजी सा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलो बात करते हैं बेटा हम लोग वे टू चार्ज की, कि हम किसी बॉडी को किस किस तरीके से क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो वे टू चार्ज इजी सा टॉपिक है, बहुत बेसिक है, जल्दी जल्दी इसको मैं निपटाता हूं। वे टू चार्ज, किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं बेटा। तो किसी बॉडी को हम चार्ज करने के तीन तरीके होते हैं, एक होता है कंडक्शन, एक होता है इंडक्शन, दूसरा होता है बाय रबिंग। एक होता है कंडक्शन बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन पहला,
दूसरा होता है बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन। तीसरा होता है बेटा बाय रबिंग, बाय रबिंग। ठीक है, बहुत बेसिक सा है। कंडक्शन का मतलब होता है कि दो बॉडीज को हम कैसे ला रहे हैं, कांटेक्ट में ला रहे हैं। इंडक्शन का मतलब होता है बेटा विदाउट कांटेक्ट, हम किसी बॉडी को क्या करेंगे, विदाउट कांटेक्ट हम किसी बॉडी को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। रबिंग का मतलब होता है कि हम दो बॉडीज को आपस में कैसे करेंगे, दो बॉडीज को आपस में हम कैसे करेंगे, रब करेंगे। तो ये होता है। चलो एक एक के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पहले की बाय कंडक्शन। सबसे पहले की हम लोग बात करते हैं बाय कंडक्शन की। ठीक है, बाय कंडक्शन मतलब होता है कि दो बॉडीज को हम कैसे ला रहे हैं बेटा, दो बॉडीज को हम कैसे ला रहे हैं, कांटेक्ट में ला रहे हैं। तो एक तरफ हमने एक बॉडी ले ली जिसमें एक्सेस ऑफ चार्जेस हैं, एक तरफ हमने बॉडी ले ली जिसमें कैसे हैं, एक्सेस ऑफ चार्जेस है। ठीक है, एक तरफ हमने क्या करा, न्यूट्रल बॉडी ले ली, एक तरफ हमने न्यूट्रल बॉडी ले ली। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, बता पाओगे क्या, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब क्या, कोई भी चार्ज नहीं क्या उसमें, नहीं। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही कितने होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि कोई चार्ज ही नहीं उसके अंदर, गलत है। न्यूट्रल का मतलब होता है बेटा कि जितने नेगेटिव उतने ही पॉजिटिव चार्ज। तो हमने क्या करा, एक न्यूट्रल बॉडी ले ली। ठीक है, और इन दोनों को आपस में कैसे लाया, हमने कॉन्टैक्ट में लाए। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ चार्जेस है, और ये तुम्हारा न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए इसके अंदर बेटा, ट्रांसफर हो गए। यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसके अंदर, ट्रांसफर हो गया। तो ये जो न्यूट्रल बॉडी है ये भी क्या हो गई तुम्हारी, विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट चार्ज्ड हो गई। दूसरा होता है, दूसरा होता है आपका क्या, दूसरा होता है आपका, अरे होता क्या है सर, बाय इंडक्शन। दूसरा बाय इंडक्शन विदाउट कॉन्टैक्ट। तो बाय इंडक्शन देखते हैं, बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन का मतलब है कि कैसे लाएंगे हम बॉडी को, विदाउट, विदाउट कांटेक्ट लाएंगे। चलो हमने एक बॉडी ले ली जिसमें चार्ज्ड बॉडी है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, निगेटिवली चार्ज, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, कोई दिक्कत। एक हमने एक काम किया कि एक हमने क्या ले ली बेटा, न्यूट्रल बॉडी ले ली। एक हमने क्या ले ली, आपकी न्यूट्रल बॉडी ले ली। ठीक है, एक हमने न्यूट्रल बॉडी ले ली। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। और हमने एक और बॉडी ले ली जिसको हमको क्या करना है, चार्ज करना है। इस बॉडी को हमको क्या करना है बेटा, चार्ज करना है। ठीक है, अब इस बॉडी को, इस बॉडी के साथ हम कांटेक्ट नहीं करा सकते क्योंकि इंडक्शन है, विदाउट कांटेक्ट है। तो अब हम करें क्या, तो अब हम करते हैं कि इस चार्ज्ड बॉडी को, अब हम करेंगे क्या कि इस चार्ज्ड बॉडी को इसके पास लाएंगे। सर ले गए इसके पास, ठीक है, इसके पास हम ले गए। इस चार्ज बॉडी को जब हम इसके पास लाएंगे तो होगा क्या, एक काम करते हैं और अच्छे समझ में आएगा, 2 मिनट इसको हम, इस चार्ज बॉडी को हम इसके पास लाएंगे, धीरे धीरे अप्रोच करेंगे। अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे जो यहाँ पे प्लस वाला था, जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे नेगेटिव ले लो अच्छे से समझने के लिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉजिटिव ले लो, ले लिया पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे जैसे ये नेगेटिव वाला इसके पास जाएगा, ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है ये क्या करने की कोशिश करेगा बेटा, रिपल करने की कोशिश करेगा। ये इधर आने की कोशिश करेगा, ये इधर आने की कोशिश करेगा, और ये इधर आने की कोशिश करेगा। तो पॉजिटिव वाला कैसे हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा। मतलब सिनेरियो क्या बनेगा आपका, सिनेरियो ये बनेगा आपका, आपका सिनेरियो ये बनेगा कि नेगेटिव वाला यहां पर आ जाएगा और पॉजिटिव वाला यहां पर आ जाएगा, और हम इसके क्लोज लाएंगे इसको। जैसे ही इसको कांटेक्ट लाएंगे, नेगेटिव वाला क्या करेगा भाई, अब ये करेगा कि ये तो रिपेल हो रहा है, इस पे लगातार क्या लग रहा है, तुम्हारा फोर्स लग रहा है। तो अब हम बड़ी चालाकी से इस वाली बॉडी को,
बड़ी चालाकी से इस वाली बॉडी को इसके क्या कर देंगे, कांटेक्ट में ले आएंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं जो कि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल कर रही है, सारे जंप करके कहां पर आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज्ड हो जाएगा। अरे बोलो भाई कोई दिक्कत, ये पॉजिटिव चार्ज्ड और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज्ड हो जाएगा, ये सारे पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये बॉडी और ये बॉडी को कांटेक्ट में ना लाके हमने बड़ी चालाकी से न्यूट्रल बॉडी को से कांटेक्ट में लगाया, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ के जंप करके इस बॉडी में चले जाए, जिसको हमको क्या करना था, चार्ज करना था। बताओ कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई। सर हम कैसे बोले, हमें कुछ नहीं आता। चलो तुम्हें कुछ नहीं आता, हमें तो आता है ना। चलो तीसरा है बेटा क्या, चार्ज बाय रबिंग। इसको चार्ज बाय रबिंग को चार्ज बाय फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, कहां पर लिखा था हमने, यहाँ पे हमने लिखा था ना, कहाँ गया भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे चार्ज बाय रबिंग है ना। तो यहाँ पर इसको हमने बोलना है बेटा, इसको और क्या बोलते हैं, चार्ज बाय फ्रिक्शन भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा आसान सा है, चलो इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। चार्ज बाय फ्रिक्शन में हम करेंगे क्या बेटा, दो बॉडीज है, दो हमने क्या ले लिया है, एक बॉडी ले लिया, दो बॉडीज को आपस में क्या करेंगे हम लोग, रब करेंगे। जब दो बॉडीज को आपस में रब करेंगे तो क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। दो बॉडीज को आपस में रब करा तो क्या बना, इसमें फ्रिक्शन बना। फ्रिक्शन बना तो थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, फ्रिक्शन आया तो हीट जनरेट हुई। अरे फ्रिक्शन आया तो क्या बना, हीट बना, हीट से क्या हुआ, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ गई बेटा, थर्मल एनर्जी आ गई। फ्रिक्शन से हीट, हीट से थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी किसके पास गई, इलेक्ट्रॉन के पास गई। अब इलेक्ट्रॉन क्या चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या थर्मल एनर्जी से क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करना स्टार्ट कर देंगे बेटा, दूसरी बॉडीज में जंप करना स्टार्ट कर देंगे। हम इसे क्या कर रहे हैं, आपस में रब कर रहे हैं, ठीक है। जब रब करेंगे तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन से हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या आएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी। भाई एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जंप कर देंगे। तो यहां से आपका ये कुछ बेसिक चीजें हमने बताई है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब हम मेन चीज आपको बताने जा रहे हैं बेटा, ये सब चार्ज के बारे में हमने बताया कि चार्ज क्या होता है आपका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने थोड़ा सा बता दिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन अ फिक्स्ड मास। हम सर मेरे सामने बैठे हैं तो सर से हमको चार्ज लेना है, तो हमने कितना चार्ज देंगे सर, 2 या 3 या 1 या फिक्स्ड इंटीजर में चार्ज हमें देंगे। या सर हमसे कोई चार्ज लेंगे तो हमेशा किस में लेंगे, फिक्स्ड इंटीजर में लेंगे, कभी पॉइंट में नहीं लेंगे। इसके बाद हमने वे टू चार्ज बताया कि चार्ज बॉडीज को हम कैसे चार्ज, बॉडीज को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, बाय कंडक्शन, कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट, बाय फ्रिक्शन, यहां तक बताया। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं बेटा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब यहां से आपका एक पिक्चर क्रिएट होने वाली है कि अब हमको एक्चुअल में पढ़ना क्या है क्लास 12th में। तो लेट्स स्टार्ट विद मी, दैट इज क्षितिज, ठीक। चलो तो बात करते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बड़ी बड़ी यूनिट है, ये बहुत बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है आपकी, दो पार्ट में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होती है, डिवाइड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉरी यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अभी दो, ये तो हमने एक चैप्टर लिख दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेटा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक बहुत बड़ी यूनिट है ये। जब आप एडवांस की तैयारी करोगे तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक बुक होगी पूरी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक पूरी बुक होगी, एरोडो फिजिक्स में पढ़ने जाओगे तो हो सकता है कि पूरा समय निकल जाए, पूरी जिंदगी निकल जाए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म नहीं होगा। ये एक पूरी स्टडी होती है जब आप कॉलेजिंग करोगे तो। चलो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं बेटा,
क्लास ट्वेल्थ लेवल पे, इस क्लास ट्वेल्थ लेवल को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा होता है बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं बेटा? जब हमारा चार्ज किस में होता है? चार्ज एट रेस्ट पे होता है। जब चार्ज हमारा रेस्ट पे होता है तो हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और अभी हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें हमारा जो चार्ज होगा वो किसमें होगा? रेस्ट पे होगा। दैट इज यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 ऑफ क्लास 12th। पहला हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा चार्ज किसमें है? रेस्ट पे है। वो सारा हम किसमें ले लेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कवर अप करेंगे। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, EMI, AC एक्सेट्रा। इतनी चीज हम लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? कि चार्ज अब किस में होगा? अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा इसमें, चार्ज किस में होगा? मोशन में होगा। पहले यूनिट में हम पढ़ेंगे कि चार्ज को हम आराम से रेस्ट पे करके स्टडी करेंगे। दूसरे यूनिट में हम पढ़ेंगे जिसमें ये सारी चीजें कवर होंगी कि चार्ज अब किस में होगा? मोशन में होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, चार्ज किस में होगा? मोशन में होगा। अब हम इसको भी फर्दर डिवाइड करते हैं, इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। हमने बोला कि चार्ज दूसरे यूनिट में क्या होगा सर? मोशन में होगा। चार्ज हमारा मोशन में होगा। चार्ज जब मोशन में होगा तो हम किस चीज की स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रो, अरे बोलो भाई, हम कैसे बोले? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की हम लोग क्या करेंगे बेटा? स्टडी करेंगे जब चार्ज हमारा मोशन में होगा। अब चार्ज दो तरीके से मोशन में हो सकता है, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन और एक तो एक्सेलरेटेड मोशन। चार्ज दो तरीके से मोशन में हो सकता है, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन और एक तो होगा बेटा एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है? कि मतलब कि इस वाले मोशन में एक्सेलरेशन क्या आएगा? पिक्चर में आएगा। अब हम डिटेल में जाने लगे। इस वाले मोशन में एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा। दैट मींस यहां पे वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी। यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी है तो यहां पे एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? 0 होगा। मतलब जो नेट फोर्स लगेगा चार्ज पे वो कितना होगा? नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, वो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो चार्ज जब मोशन में होगा तो उस स्टडी को हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। अब चार्ज मोशन दो तरीके से हो सकता है बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेटेड मोशन। कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होगा और एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी क्या होगी इसमें? कांस्टेंट नहीं होगी। अब जरा सुनो, जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तब हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। जब चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो उस टाइम हम पढ़ेंगे क्या बेटा? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। जब चार्ज पे लगेगा फोर्स और चार्ज की वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी, मतलब कांस्टेंट नहीं होगी। मतलब कैसी होगी सर? एक्सेलरेटेड होगी। इस टाइम हम पढ़ेंगे बेटा मैग्नेटिज्म। क्या क्लियरेंस आया क्या अच्छे से? अच्छे से? हमने क्या बोला कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करके क्लास 12th में पढ़ेंगे। पहला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमारा प्यारा सा चूहा चार्ज क्या होगा बेटा? रेस्ट पे होगा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें चार्ज क्या होगा? मोशन में होगा। अब चार्ज जो होगा मोशन में दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका होगा कि चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन में हो, जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो, उसमें हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक करंट।
दूसरा होगा कि चार्ज हमारा एक्सेलरेटेड मोशन में हो, जिसमें फोर्स आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, उसमें हम पढ़ेंगे हमारा फर्दर यूनिट मैग्नेटिज्म। क्या समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट, नेक्स्ट यूनिट इलेक्ट्रिक करंट चार्ज मोशन में होगी लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन में होगी। उसके नेक्स्ट यूनिट मैग्नेटिज्म चार्ज मोशन में होगी लेकिन कैसे मोशन में होगी बेटा? एक्सेलरेटेड मोशन में होगी। तो ये है आपका क्लास 12 का क्रक्स, एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो भी समझने की कोशिश करिए, और तो भी नहीं समझ में आ रहा तो अपना सर दीवार पे पटक लो। चलो स्टार्ट करते हैं अपन आगे, ठीक है? तो ये चीज हमें समझ में आ गई। तो हमने आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर करी। क्या क्या क्लियर करा? आराम से समझो। चार्ज क्लियर हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वे टू चार्ज, ठीक है? इतनी चीज क्लियर करने के बाद हमने आपको अच्छे से बता दिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में किसकी स्टडी करने वाले हैं? प्रॉपर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें चार्ज हमारा प्यारा सा क्या होगा? रेस्ट पर होगा, ठीक है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या? कूलम्स लॉ। यही सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि सर कब कूलम्स लॉ आएगा, कब कूलम्स लॉ आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ की पहले फीलिंग थोड़ा सा लो, रटने की जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी पढ़े होगे तो रटे होगे कि सर F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर ड्रॉपर बच्चे देख रहे हैं तो वो तो रट लेते हैं, यहाँ ये होता है फॉर्मूला। थोड़ा सा फील ले लो, फील से थोड़ा सा समझ में आएगा। अच्छा, एक और फायदा होगा आपको, अगर आपने क्लास 11 का ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है तो आप पे तो भैया सोने का सुहागा हो जाएगा। बहुत तगड़ा समझने आने वाला है ये चैप्टर। नहीं पढ़ा है फिर भी समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है? गारंटी मत लो सर, पढ़ाओ पढ़ाओ, गारंटी मत लो, ठीक है? चलो कूलम्स लॉ की बात करते हैं बेटा। कूलम्स लॉ का सिग्निफिकेंट क्या होता है? इट सिग्निफिकेंट इज, इट सिग्निफिकेंट इज, इट सिग्निफिकेंस इज, इट्स, इसको हटा दे क्या? हाँ हटा देते। इट्स सिग्निफिकेंट, इट्स टेल्स द, टेल्स द इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, टेल्स द इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। बेटा कूलम्स लॉ बताता है कि दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन जो हो रहा है उसके बारे में बताता है। कूलम्स लॉ क्या बताता है? कि दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन का मतलब, अरे भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में दूसरे को क्या कर देगा? अट्रैक्ट कर देगा। एक पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को क्या कर देगा? रिपेल। दोनों के, दोनों पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो अब बार बार तो ये नहीं बोलेंगे ना कि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या रिपल्शन। तो हमने क्या बोल दिया कि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? वेदर इट इज अट्रैक्टेड और वेदर इट इज रिपल्सिव। हमने बोल दिया कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। तो दैट कम्स विद कूलम्स लॉ। ओके चलो, तो हमने एक चार्ज ले लिया प्यारा सा, चूहा चार्ज नहीं ले रहे हैं अभी, Q1 चार्ज ले लिया, ठीक है? एक दूसरा चार्ज ले लिया बेटा हमने, Q2 चार्ज, ठीक है? अब हमने बोला कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया, Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव है। क्या दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा? हाँ 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 सर, इंटरेक्शन होगा। और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो हमने कितनी ले ली बेटा? R ले ली, ठीक है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने R ले ली। क्या इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा? बिल्कुल सर, इन दोनों के बीच में हमारा क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। तो ये वाला Q2 Q1 को क्या करेगा? रिपल करेगा। और Q2 रिपेल होगा किसकी वजह से? Q1 की वजह से। फिर से हम बोले, फिर से बोलते हैं, Q1 Q2 को क्या करेगा बेटा? रिपेल करेगा। और Q1 अरे Q2 Q1 को रिपेल करेगा। यहाँ पे Q2 में कौन रिपल्शन लाएगा? Q1 रिपल्शन लाएगा, ठीक है? तो मतलब कि इस पे इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगी, ध्यान से समझना, फील आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगी, किस पे लगेगी रिपल्सिव फोर्स? Q1 पे लगेगी। किसकी वजह से लगेगी? Q2 की वजह से लगेगी। तो ऑन फोर्स ऑन वन किसकी वजह से लग रही है बेटा? 2 की वजह से लग रही है। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? इस पे फोर्स लगेगी, कौन लगाएगा?
Q1 लगाएगा, किस पे लगेगी? Q2 पे लगेगी। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब बात करते हैं कि इसके पॉइंट्स के कूलम्स लॉ की। तो फोर्स इज ऑलवेज act always acts along the along the along the line of action, line of line of action, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कर लो, या फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जेई में क्वेश्चन आया था ग्रेविटेशन में, इसी के थ्रू जब हम ग्रेविटेशन की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जब हम 11 से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें क्वेश्चन बताएंगे बेटा, फंसा दिया था जेई। जेई में इस पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था, बच्चे का हालत खराब हो गया था। क्या बोल क्या रहा है ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बच्चा केवल फॉर्मूला जाता है, डेफिनेशन याद कर लेता है कि हाँ सर ये होता है और काम उसका हो जाता है। पर ऐसा नहीं, हमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा बेटा, कंटेंट देखना है ना, तो थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, मजा तभी आएगा। बोल रहा है कि फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, मतलब कि लाइन ऑफ एक्शन या फिर लाइन ऑफ सेंटर लिख लेते हैं, लाइन ऑफ एक्शन या फिर लाइन ऑफ सेंटर, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन या फिर फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग ऑफ सेंटर भी लिखते हैं, ठीक है। चलो, हमने बोला कि एक हमने क्या ले लिया, Q1 चार्ज ले लिया, दूसरा हमने क्या ले लिया बेटा, Q2 चार्ज ले लिया, ठीक है। अब ये Q1 ऐसा लाइन ड्रॉ करो कि Q1 के सेंटर से होते हुए किसके सेंटर पे जाए, Q2 के सेंटर पे जाए। ऐसा लाइन ड्रॉ करो कि Q1 के सेंटर से होते हुए Q2 के सेंटर से जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। इसी को लाइन ऑफ एक्शन हमने बोला, मतलब कि इसी लाइन पर क्या लगेगी, हमारी फोर्सेस लगेंगी। लाइन ऑफ एक्शन पे ही फोर्सेस लगेंगी, जो लाइन चार्ज के कहां से होके पास कर रही हो, सेंटर से पास कर रही हो। क्या समझ में आया? हमने बोला कि लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, वो लाइन जो सेंटर से पास हो रही हो, उसी लाइन पर क्या लगेंगी बेटा, फोर्सेस लगेंगी। तो फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन विच इज पास थ्रू द सेंटर ऑफ चार्ज। जो लाइन सेंटर ऑफ चार्ज से पास कर रही है, उसी लाइन पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। ऐसा नहीं है कि फोर्स हमने इधर लगा दिया, एक फोर्स हमने इधर लगा दिया, या फिर हमने ऐसे जोड़ के एक फोर्स इधर लगा दिया, एक फोर्स इधर लगा दिया, गलत हो जाएगा बेटा। हमेशा लाइन ऑफ एक्शन पे ही फोर्स लगेगी। वही बोला है कि वो लाइन जो दो चार्ज के सेंटर्स को जोड़ रही है, उस लाइन पे ही क्या लगेगी, तुम्हारी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगी। बताओ समझ में आया क्या? अरे बोलो भाई, बोल भी दो। क्या समझ में आया? होप समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। अब हम डेफिनेशन क्या थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या और आगे क्या बोलता है कि हमने यहाँ पे एक चार्ज ले लिया था Q1, एक चार्ज हमने ले लिया था बेटा Q2। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी ले ली थी हमने, R ले ली थी। इस पे लग रहा था फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस पे लग रहा था फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक। दोनों का मैग्नीट्यूड फोर्स का क्या होगा, सेम होगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि जो फोर्स होता है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस का। जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस का। जितना ज्यादा दो चार्जेस के बीच का प्रोडक्ट होगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, ठीक है। दूसरा बोलता है कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर का। ये दो फोर्स है, ये दो चार्ज है, इनको पास लाएंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा कि कम फोर्स लगेगा, सर ज्यादा फोर्स लगेगा। जैसे ही इनको हम दूर कर दिए, जैसे ही हम इनको दूर कर दिए, तब फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, सर घट जाएगी, क्योंकि हमने
डिस्टेंस को क्या कर दिया बेटा, बढ़ा दिया। तो डिस्टेंस बढ़ाने से और डिस्टेंस का स्क्वायर बढ़ाने से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, कम हो जाएगी। और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बढ़ाने से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, बढ़ जाएगी। अरे बोलो भाई कोई दिक्कत। तो हम इसको कंबाइन करते हैं तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं के फॉर क्षितिज सर, नहीं, के फॉर सम कांस्टेंट, जिसको हम आगे क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे। तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये के क्या होता है, तो के इज सम कांस्टेंट जिसे आपको अभी पता नहीं है। के बारे में हम लोग डिटेल्ड में स्टडी करने वाले हैं कि के एक्चुअल में होता क्या है। तो के सम कांस्टेंट विच इज, ये इंपॉर्टेंट है, विच इज डिपेंड्स अपॉन, which is depends upon, which is depends upon मीडियम, जो कि किस पे डिपेंड करेगा बेटा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो ये के कांस्टेंट है जो कि मीडियम पे डिपेंड करेगा। और हियर इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आपका इंतजार यहां पर खत्म होता है कि फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, डिस्टेंस के स्क्वायर के। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक के कांस्टेंट आएगा, के सम कांस्टेंट, जो कि हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। वो किस पे डिपेंड करेगा, बदमाश बच्चे, किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। अब वो कैसे मीडियम पे डिपेंड करता है सर, हमें नहीं पता, और हम आपको आगे लेक्चर में बताएंगे कि कैसे मीडियम पे डिपेंड करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया जिंदगी में, अभी तो कुछ देखा ही नहीं है बेटा जिंदगी में। जब जिंदगी में देखोगे ना तब सीखोगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अभी तो कुछ नहीं देखा, अभी तो केवल यही देख रहे हो। चलो, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देख लिया, ठीक है, क्या होता है चार्ज देख लिया, कोई दिक्कत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन, वे ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ भी हम लोगों ने क्या कर लिया बेटा, देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। अरे भाई ये बोर्ड फेवरेट टॉपिक है, ये क्या है हमारा बोर्ड फेवरेट टॉपिक, फोर्स फेवरेट टॉपिक है। हमेशा पूछता ही पूछता है, एक दो नंबर में तो आता ही आता है ये कभी कभी। बोर्ड फेवरेट टॉपिक क्या है, कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। तो इसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज क्या होनी चाहिए बेटा, वेक्टर की होनी चाहिए। वेक्टर की नॉलेज आपको थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। तो ये चीज आपको हम उम्मीद करते हैं कि पता होगा कि किसी भी वेक्टर को डिफाइंड करने के लिए दो चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक तो मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और एक किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है बेटा, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है आपको तो ये चीज अभी हम बताने वाले हैं, तो आप इसके लिए परेशान मत हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको समझते हैं अच्छे से। कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। चलो अब हम करते क्या है, चलो एक काम करते हैं कि थोड़ा सा वेक्टर के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा वेक्टर के बारे में जानते हैं, क्योंकि सब रटते हैं वेक्टर फॉर्म को, सब रटते हैं, सब कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म रटते हैं और आराम से बोर्ड में आके जा जाते हैं। जैसे ही जेई और मेडिकल में क्वेश्चन आता है सब बैठ जाते हैं कि सर समझ भी नहीं आ रहा, ठीक है। चलो वेक्टर वेक्टर को थोड़ा सा समझते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ये क्या लिख दिया सर, छी छी, वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। चलो बेटा, एक वेक्टर को डिफाइंड करने के लिए, वेक्टर है और वेक्टर के ऊपर एक एरो लगाते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखाता है। तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी केवल डिफाइंड होती है उसके मैग्नीट्यूड के लिए, और वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो होती है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमको दो चीज की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। एक तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाए सर उसका, और एक हमें क्या मिल जाए सर, उसका डायरेक्शन मिल जाए। तो वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए होता है।
और एक क्या होता है बेटा, इसका डायरेक्शन चाहिए होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन को डिफाइंड करता है, ये है हमारा ये है हमारा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मिल जाए और हमें यूनिट वेक्टर मिल जाए तो हम एक वेक्टर को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए कैप इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो अब समझते हैं हम लोग कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो हमने काम करते हैं, हम एक चार्ज ले लेते हैं Q1। हमने क्या किया बेटा, एक चार्ज ले लिया Q1, ठीक है। एक दूसरा चार्ज हमने ले लिया Q2 चार्ज, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, दोनों पॉजिटिव चार्ज, हम मान के चल रहे हैं कि दोनों कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ये Q2 इस Q1 को बाहर की तरफ फेंकेगा, मतलब रिपेल करेगा, तो इस पे लगेगा फोर्स ऑन 1, किसकी वजह से बेटा, 2 की वजह से, ठीक है। इस पे, इस Q1 पे इस Q2 पे लगाएगा रिपल्सन फोर्स, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। वेक्टर फॉर्म में हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं, आराम से समझो, यहाँ पर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा। चलो अच्छा, अब जरा ध्यान सुना, अगर हम Q2 से Q1 जाएं, जरा ध्यान सुना बेटा, अगर हम कैसे जा रहे हैं, Q2 से Q1 जा रहे हैं, तो यहां पे डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे, आर। अच्छा, Q2 से Q1 गए तो फाइनल कौन सा होगा, 1 होगा, इनिशियल कौन सा होगा, 2, तो R1 से R2 गए। जरा ध्यान सुनना बेटा, सॉरी, कैसे गए हम लोग, 2 से 1 गए, तो R2 से 1 गए, हमने लिखा डिस्टेंस। हम कहां से जा रहे हैं, ध्यान सुनना, 2 से 1 पे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, 2 से 1 पे जा रहा है, तो 2 से 1 पे गए और ये डिस्टेंस R। इसको कैसे लिखेंगे हम बेटा, वेक्टर के फॉर्म में, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो R1 माइनस R2 का वेक्टर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, R1 माइनस R2 का वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अगर हम 1 से 2 जाएं, 1 से 2 जाए, तो R1 से 2 जाए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 का वेक्टर लिख सकते हैं क्या। अरे बोलो भाई, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम एक काम करते हैं बेटा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। वेक्टर में हमने क्या निकाला, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाला, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाला, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाला। तो चलो क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 1 ड्यू टू 2 है, तो 1 ड्यू टू 2 दैट मींस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इधर आए तो दैट मींस क्या हो जाएगा तुम्हारा, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख दो तुम, या फिर तुम इसको ऐसे लिखो, 2 मिनट, या फिर तुम इसको ऐसे लिखो, आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमको क्या मिल गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल गया। हमें क्या निकालना है, वेक्टर फॉर्म निकालना है। वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा, डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, नो डाउट, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। हमें डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन निकालने के लिए 1 से 2 गए, 1 से 2 गए, तो 1 से 2 गए, तो यहां पर हम R1 माइनस R2 का कैप। कोई दिक्कत, तो ये हमने डायरेक्शन भी डिफाइन कर दिया यहां पर, और ये हमने क्या डिफाइन कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड भी डिफाइन कर दिया। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू, अच्छा इसके कैप को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का वेक्टर, R1 माइनस R2 का वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, दैट इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, होप कि आपको नहीं होगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बेटा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, ये भी मैग्नीट्यूड और ये भी R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे भी R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पे भी R1, तो ये R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, R1 माइनस R2 का वेक्टर फॉर्म। कोई दिक्कत, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको हुई होगी, ठीक है, इजी। चलो दूसरा करते हैं हम लोग, F2 माइनस F1 निकालते हैं यहाँ पर। चलो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1,
तो यहां पर हमने लिखा बेटा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू, ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमने 2 से 1 ना, यहाँ पर हम 2 से 1 जा रहे हैं, तो ये R2 माइनस R1 हो जाएगा। अरे बोलो भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा R2 माइनस R1 का कैप लिख सकते हैं। चलो, तो यहाँ पर F2 ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर इनटू, यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, R2 माइनस R1 का वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हमने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 भी निकाल दिया। तो होप है कि आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर 2 से 1 गए तो R1 माइनस R2, और 1 से 2 गए तो R2 माइनस R1। F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये क्या है तुम्हारा, मैग्नीट्यूड है। अरे यार, ये क्या है तुम्हारा, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है, उसमें किसको डिफाइन करना है हमें बेटा, डायरेक्शन को डिफाइन करना है। तो डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें कैप से मल्टीप्लाई करना होता है, और इसका कैप किसके बराबर होता है, इसका वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख दिया। इसी तरह सेम एज इट इज 2 1, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनटू R2 माइनस R1 का कैप। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो, दूसरा एक नोट की बात करते हैं बेटा, कि हमको पता है कि वेक्टर फॉर्म में भी हमें समझ में आ गया, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर दैट इज अ स्केलर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म भी हमने क्या कर दिया, अच्छे से समझ लिया। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना, मैं फिर से समझा दूंगा। कैसे बताएंगे सर हम, हाँ कमेंट में बताना, ठीक है, मैं समझा दूंगा। चलो, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर, ठीक है। जो फोर्स होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे नोट डाल के लिखना कि जो फोर्स होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा इनवर्स स्क्वायर लॉ। और यहां से तुम्हारा कूलम्स लॉ अच्छे से कंप्लीट होता है। मतलब अच्छे से क्या मतलब, अभी तो न्यूमेरिकल्स बाकी है, बहुत चीजें बाकी है, वो सारी चीजें हम लोग अभी करेंगे। तो ये चीज, इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमें आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। हम अब हमें आगे क्या पढ़ना है, तो हम लोगों ने कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म भी पढ़ लिया अच्छे से। अब पढ़ते हैं बेटा हम लोग क्या, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं, तो इजी है, तो थ्योरेटिकल है, तो हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। डिफरेंस बिटवीन, क्या कर रहे हो सर, छीची 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 क्या कर रहे हो, चलो, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आता है बेटा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो कितना था तुम्हारा, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स आप पढ़ोगे G M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम सिमिलरिटी की बात करते हैं, दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है क्या, दोनों क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है क्या, तो पहला, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। दूसरा, कि दोनों में जो फोर्स लगता है, दोनों में जो फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, अलोंग द लाइन ऑफ सेंटर लिख दो, अलोंग द लाइन ऑफ सेंटर, कि दोनों पे जो फोर्स लगेगा उस लाइन पे लगेगा जो लाइन दो मास या दो चार्ज को सेंटर से पास कर रही होंगी। कोई दिक्कत नहीं, तो ये सिमिलरिटी है। डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये क्या होगा, रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। दूसरा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो केवल और केवल क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो केवल और केवल क्या होगा बेटा, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है।
एक ये डिफरेंस आ गया, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो के है कांस्टेंट, जिसकी बात हमें आगे आप बताओगे, वो डिपेंड करेगा किस पे? डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन मीडियम पे डिपेंड करेगा। और जो ग्रेविटेशनल वाला जी है, कैपिटल जी, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है बेटा मीडियम पे, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट अपॉन मीडियम। तो यहां तक आपको होप है कि क्लियर होगा, ठीक है। लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्या? लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। चलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी जेई ने एक क्वेश्चन पुट अप किया था एडवांस में, आई थिंक। तो लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। बेटा पहला लिमिटेशन होता है कि जो फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इट कैन नॉट बी एप्लीकेबल ऑन एक्सटेंडेड चार्ज। जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये केवल और केवल हम किसके लिए बात करेंगे? पॉइंट चार्ज के लिए बात कर पाएंगे। ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा बेटा? किसके लिए एप्लीकेबल एप्लीकेबल नहीं होगा? तुम्हारा एक्सटेंडेड चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि हम जो भी फोर्स की एनालिसिस कर रहे हैं कूलम्स लॉ में, ये केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्सटेंडेड चार्ज का मतलब क्या है सर? कि हमने मान के चलो एक यहाँ पर एक स्केल ले लिया, एक रॉड ले लिया, यहाँ पर हमने चार्ज को क्या कर दिया? बिखेर दिया। यहाँ पे हमने चार्ज को क्या कर दिया बेटा? बिखेर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो इस एक्सटेंडेड चार्ज पे फोर्स नहीं लग पाएगी, लेकिन उसमें भी हम लगाएंगे, उसके लिए हमें जेई का लेक्चर देखना पड़ेगा। अभी इतना समझो कि किसके लिए एप्लीकेबल होता है बेटा? पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। दूसरा लिमिटेशन होता है बेटा कि अगर दो चार्ज रेस्ट पर है तो एप्लीकेबल होगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, दो चार्ज रेस्ट पे होंगे तो एप्लीकेबल होगा। एक चार्ज रेस्ट पे है, एक चार्ज मोशन पे है, तो भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर दोनों चार्ज मोशन में होंगे तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो पहला लिमिटेशन क्या है बेटा? एक्सटेंडेड चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा है आपका कि अगर दोनों चार्ज रेस्ट पे है तो एप्लीकेबल, एक चार्ज रेस्ट पे एक मोशन में है तो एप्लीकेबल, दोनों मोशन में तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो होपफुली कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसके आगे हम फर्दर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और अच्छे से इस चीज को क्लियर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया होगा होपफुली। थैंक यू क्लास।